नाजरीन आदाब। अ, मैं गालिब इंस्टीट्यूट की जानिब से आज के इस सेकंड सीरीज की मुलाकात एक फनकार से दूसरे सीरीज में हम मेहमान मुकर्रर जनाब तनवीर अख्तर साहब का खैर मकदम करते हैं। और साथ ही में हमारे प्रोफेसर मोहम्मद काजिम साहब जो कि इससे पहले भी हमारे इस प्रोग्राम को कंडक्ट किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का भी ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छे तरीके से होगा और लोग काफ़ी इसे पसंद करेंगे। जैसा कि इससे पहले जिस भी हमारे मुलाकात एक फनकार से प्रोग्राम हमने जो पहले शुरू की थी वो भी काफ़ी लोगों में मकबूल हुआ, और फिर उसके बाद जब हम दूसरी सीरीज शुरू किए, जिसकी दूसरी किस्त में आज हम 2 अगस्त को आप तमाम नाजरीन से मुलाकात कर रहे हैं। मैं बड़ी अदब एहतराम के साथ प्रोफेसर काजिम साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। प्रोफेसर मोहम्मद काजिम साहब शुरू करें। बेहद शुक्रिया। ख़वातीन हजरात, गालिब इंस्टीट्यूट के हम सब ड्रामा ग्रुप की जानिब से मुलाकात एक फनकार के दूसरी सीरीज के आज दूसरे दिन हम थिएटर के बहुत ही अहम फनकार तनवीर अख्तर साहब से रूबरू हैं। आदाब। तनवीर अख्तर साहब गुज़िश्ता 40 वर्षों से थिएटर से सर और एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने थिएटर के मुख्तलिफ जावियों से मुख्तलिफ तौर पर इनसे वाबस्ता रहे हैं। आप थिएटर तनवीर अख्तर साहब न सिर्फ ये कि एक अदाकार हैं, एक हिदायतकार हैं, एक निहायत ही अहम फनकार है। तनवीर अख्तर का शुमार मौजूदा दौर तनवीर अख्तर साहब का शुमार मौजूदा दौर के बहुत ही अहम थिएटर की शख्सियात में होता है। तनवीर अख्तर साहब इब्टा के नेशनल सेक्रेटरी हैं और इब्टा से पिछला 40 वर्षों से वाबस्ता हैं। पटना इब्टा आपकी सरगर्मी का मरकज है और आपने इब्टा के लिए बेशुमार ड्रामे 100 से ज्यादा ड्रामे डायरेक्ट किए हैं, उनमें एक्ट किया है, उनको तैयार किया है। और आपकी शख्सियत न सिर्फ ये कि एक हिदायतकार एक अदाकार की है, बल्कि थिएटर के यानी स्टेज से पीछे की जो दुनिया होती है, जिसे हम थिएटर की जबान में बैक स्टेज कहते हैं, तो बैक स्टेज में कॉस्ट्यूम हो, मेकअप हो, लाइट हो, मौसीकी हो, प्रॉपर्टीज हो, स्टेज के तमाम लवाजमात हो, उन तमाम पर आपको एक तरह से उबूर हासिल है। और यही वजह है कि आपने जो ड्रामे पेश किए हैं वो न सिर्फ ये कि अहम है, बल्कि यादगार ड्रामे हैं। और उन्हें न सिर्फ ये कि हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ फेस्टिवल्स में उन्हें पेश कर किया गया है। आज तनवीर अख्तर साहब से हम रूबरू हैं और तनवीर अख्तर साहब से हम गुफ्तगू करेंगे। मैं हम सब ड्रामा ग्रुप और गालिब इंस्टीट्यूट की जानिब से तनवीर अख्तर साहब का इस्तकबाल करता हूँ। तो जी तनवीर अख्तर शुक्रिया। साहब सबसे पहले ये कि बिहार में एक तरह से ड्रामे का परचम जो इब्तदाई दौर में जो ड्रामा आजादी के बाद शुरू हुआ, उनमें से आप एक शख्सियत है। कला संगम के जरिए वहां ड्रामे शुरू किए गए, सतीश आनंद ने शुरू किए थे, उसके बाद आपका ही नाम आता है। तो सबसे पहले तो हमारे नाजरीन हमारे सामीन से ये बताइए कि आपको ड्रामे से दिलचस्पी कैसे हुई और कैसे आपने इस ड्रामे की दुनिया में कदम रखा, तनवीर अख्तर साहब। जी, सबसे पहले मैं गालिब इंस्टीट्यूट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस प्रोग्राम में हमें बुलाया, और पूरी टीम का भी जिन्होंने मुझसे कोऑर्डिनेट किया, और मैं आपसे बातचीत करने के लिए यहाँ मौजूद हूँ। जैसा काजिम साहब ने जो सवाल किया कि कहाँ से शुरुआत होती है, कैसे वो आपने शुरू किया, तो कहानी तो बहुत लंबी है, 40 साल की कहानी है, लेकिन कोशिश करेंगे कि बहुत कम शब्दों में आपको बता सकूं। हमारा जो परिवार है, हमारी जो फैमिली है, हमारे वालिद साहब हैं। वालिद साहब जो नौकरी करते थे रेलवे में थे, और उनका ट्रांसफर होता रहता था बहुत जगहों पर, अलग अलग जगहों पर, और रेलवे में वो नौकरी करते थे। तो ज्यादातर हम लोग कॉलोनी में रहते थे, जहाँ पर अ, देश भर के अलग अलग राज्यों से भी लोग
उस कॉलोनी में रहते थे, अलग प्रदेशों से भी। और और शुरुआत जो हम लोग को बचपन का जो बातें याद है, वो लगभग 62-65 के बीच की बात है, जो कुछ चीजें हम लोग के स्मृति में याद में है, जिसका असर हम लोग पर पड़ा। वालिद साहब मेरे इन सब चीजों में बहुत रुचि रखते थे। और खास बात यह थी कि मेरे वालिद साहब प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन के मेंबर थे। वो कहानियां लिखा करते थे। और इस वजह से जो गोरखपुर में जो ड्रामे होते थे उस वक्त, तो हम लोगों को ड्रामा दिखलाने के लिए वहाँ हम लोग जाते थे। हल्की हल्की स्मृति याद है, अंडर सिग्नेटरी जैसा नाटक था, जो बड़ा शायद कॉमर्शियल नाटक था एक। वो भी हल्का, बहुत बहुत हल्का याद है, बहुत ज्यादा याद नहीं है। लेकिन हाँ, बाद के दिनों में गोरखपुर में खासतौर से दशहरा के मौके पर, और गोरखपुर में एक चीज और महत्वपूर्ण है, वो है जन्माष्टमी का त्योहार। तो दो चीजें थी कि रामलीला में जो रामलीला 10 दिनों तक चलती थी। हम लोग जहाँ रहते थे ठीक उसी के बगल में मैदान था, जटाशंकर एक इलाका है। तो उसमें रामलीला देखने के लिए मेरे वालिद साहब जाकर हम लोग को बैठा देते थे। और हम लोग रात भर, देर रात तक रामलीला देखा करते थे। उसके ड्रामाई अंदाज, और चाहे वो तरह तरह का बचपन की जो याद है, तो वो सारी चीजें हम लोग के जहन में रही हैं कहीं ना कहीं से। और एक झांकी वगैरह देखने का भी था। कृष्ण जन्माष्टमी में वो झांकी वगैरह का, मतलब एक जो पूरी भारत की संस्कृति है, भारत की धार्मिक जो वो भी है। और उसमें जो नाटक है, रामलीला तो एक लोक शैली है जिसमें राम की कथा होती है, आज भी होती है। तो कहीं ना कहीं से हमारे संस्कृति का बहुत बड़ा हिस्सा है रामलीला। और उसने हम लोगों के पर, परिवार पर काफी असर डाला। और हम लोग 4 भाई हैं, 4 भाई में 3 भाई अपने घर में छोटे थे। तो बड़े भैया को छोड़ के बाकी तीनों भाई एक साथ आना जाना और बात करना, तो हम लोग की बॉन्डिंग उसी वक्त से शुरू हुई। और तीनों पर इसका एक असर पड़ता है। और वहीं से, और तीसरी बात थी कि रेलवे में एक उस वक्त, आज भी होता है, स्काउट एंड गाइड, एक सोशल वर्क का ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें यंग बच्चे, या जो बिल्कुल अभी शुरू है, किशोर भी नहीं है, तो उनके बच्चों को स्काउट एंड गाइड में वो होता है। तो उसमें भी कई तरह की चीजें ऐसी होती थी, कल्चर प्रोग्राम और छोटे मोटे स्किट्स, और उसमें भी हम लोग हिस्सा लेते थे। और बाद के दिनों में फिल्मों देखने का बहुत शौक रहा सब तीनों भाइयों में हम लोग के। और फिल्मों का भी एक उस वक्त असर होता था कि फिल्मों में, हम लोग को छोटे थे तो दारा सिंह की फिल्म बड़ी पसंद आती थी। और फिल्में भी हमारे वालिद साहब दिखलाते थे। लेकिन तो फिल्मों का भी एक असर था। और उसके बाद बचपन में ही अपने कोर्स की किताब से अपने बरामदे में चादर लगा करके या साड़ी लगा करके पर्दा बना करके अपने ढंग से नाटक करना और ये करना, ये प्रारंभिक वो था। लेकिन बीच में पढ़ाई उढ़ाई के चलते चलते पटना आने के बाद इस पे हम लोगों ने गंभीरता से काम करना शुरू किया। और बजाफ्ता पटना में 1979 में मैंने पहली बार किसी शहरी रंगमंच पर इस्तीफा नाटक, जिसमें साहब की भूमिका मैंने की, और मेरे बड़े भाई परवेज साहब ने उसको डायरेक्ट किया था। तो यहाँ से एक सिलसिला जब शुरू हुआ, जो आज तक जारी है। शुक्रिया। आगे कुछ इससे सवाल निकले तो जी बताइएगा। तनवीर भाई, बहुत शुक्रिया। आपने जिस तरह से बताया कि गोरखपुर से शुरू करके और पटना का सफर, और पटना आने के बाद फिर इसमें और तेजी आई। और जहां तक मुझे याद है, बिहार की नाटक अकेडमी के भी 6 वर्ष तक लगातार उसके सचिव रहे थे आप। और हम्म, संगीत नाटक अकेडमी एक ऐसी संस्था है जहां नाटक और संगीत दोनों का मिश्रण होता है। और नाटक और संगीत, ड्रामा और मौसीकी,
इन दोनों में आपकी खास दिलचस्पी रही है। तो ये जानना चाहते हैं कि आपने जैसे बहुत से अहम ड्रामों को डायरेक्ट किया है, कि एक तरफ स्पार्टकस जैसे इनकलाबी ड्रामे हैं, पोस्टर जैसे ड्रामे हैं, खारिज नहीं। मुआवजे जैसे ड्रामे हैं, तो कोर्ट मार्शल जैसा ड्रामा है, या फिर शाहिद अनवर के ड्रामे जैसे बी श्री है, सूचना का सपना है, अब गरीबी हटाओ है। और दूसरी तरफ आपने क्लासिकल ड्रामों को भी किया, हबीब तनवीर का चरणदास चोर है, या है, या कोर्ट मार्शल की बात जैसे मैंने एक की, या उसी तरह से वीरगति है, या जुलूस है, बोमा है। तो इन एक तरफ इनकलाबी ड्रामे और दूसरी क्लासिकल ड्रामे, इन दोनों के पीछे क्या फिक्र रहती है आपकी, कि किस तरह से मतलब इन नाटकों का चयन करते हैं आप, नाटक का इंतखाब करते हैं आप पेश करने के लिए? इसको थोड़ा सा पीछे जाके समझना होगा। मतलब जी। एक आदमी की जर्नी जो है, या हमारी जो जर्नी है वो कैसे शुरू होती है। तो हम लोग बिल्कुल फ्रेशर थे, हम लोग किसी के ट्रेनिंग लेकर के आए हुए लोग नहीं थे। हम लोग का जो दौर था, या हम लोग के वक्त जो लोग काम कर रहे थे, वो समझिए अपने शौक के वजह से खुद सीख रहे थे, गलती कर रहे थे, फिर सीख रहे थे। ये जो एक प्रक्रिया थी स्वयं सीखने, खुद सीखने की। और उसी प्रक्रिया में ये बात भी धीरे धीरे समझ में आने लगी कि थिएटर में हम जो काम कर रहे हैं, हमारे जो और सीनियर्स थे उन्होंने भी बताया कि थिएटर का क्या काम है। फिर इप्टा के इतिहास के बारे में जब हम पढ़ते हैं, इप्टा के इतिहास को जानने और समझने का जब मौका मिला, तो ये बात समझ में आई कि इसका एक सामाजिक पहलू है। एक आदमी इसके केंद्र में है। बेसिकली इसके थिएटर में आदमी केंद्र में है, और हम आदमी की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं। तो इसी से ही नाटकों के चयन में हम लोग शुरू से इस बात का ध्यान रखे हैं कि हमारा नाटक कुछ ना कुछ आदमी के सपने को बचाने में लगे, आदमी की आकांक्षाओं को वो रखता हो वो ड्रामा। उनके जो संघर्ष है, रोज दिन जो संघर्ष करते हैं, उसकी आवाज उसमें उठती है कि नहीं, वो मेरा नायक है कि नहीं। मूलतः हमारा नायक आम भारत की आम जनता या दुनिया की आम जनता है। तो उस लिहाज से जब स्पार्टकस जैसा नाटक चुनते हैं, तो उसमें निश्चित रूप से स्पार्टकस का जो पूरा ऐतिहासिक है, गुलामी से आजादी होने का, आजाद जैसा आजादी जैसा कंसेप्ट बहुत सैकड़ों साल पहले, हजारों साल पहले उसने देखा। तो वो आज भी, आजादी के बाद हम जब 1947 में आजाद हुए, आजादी के इम्पोर्टेंस को समझे और आजादी को बचाना कितना जरूरी है, स्पार्टकस उस आजादी के स्वाद को चखाता है कि आजादी का मतलब क्या होता है। तो उस आजादी के मतलब को भी हमको भी जानना है कि आज हमारी जो आजादी है, 80 साल हम लोग भी अब पूरा करेंगे, स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाएंगे 80 साल का। तो 80 साल की आजादी का हमारा मत हो गया, फिर भी आज भी हम करके भी लगता है कि आजादी को कैसे एंजॉय करना, आजादी का मतलब, वास्तविक मतलब क्या है, जिससे मनुष्य को केंद्र में रखा जाए, मनुष्य के बारे में बात हो। तो इसलिए ये सारी चीजें हम लोग के दिमाग में आई, और वो हमारे नाटकों के चयन में अहम रोल अदा कर। फिर उसके बाद आता है नाटक का कंटेंट है। नाटक के कंटेंट को किस तरह से ट्रीटमेंट किया गया है, उसमें फॉर्म क्या है, शैली क्या है, और ताकि वो नाटक एक विविध अलग अलग तरीके से हो, कोई एक तरीका नहीं उसका हो पेश करने का। जैसे लोक शैली के नाटक जो होते हैं, वो उसका पेश करने का तरीका एक होता है। उसके उसके ज्यादातर कथानक भी एक ही होते हैं। और रामलीला हो रही तो राम की ही कहानी होगी, कृष्ण लीला होगी तो कृष्ण की कहानी होगी। इसी तरह से कई लोक शैली के नाटक हैं जिनमें आख्यान जो कथा है वो एक होती है। तो हमको कथा जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो अलग अलग तरीके से कहा जा रहा है। आजादी की बात भी है तो अलग अलग तरीके से अलग अलग नाटककार अलग अलग एंगल से देखता है। और दूसरी बात, तो एक नया तरह से भी लोग राइटर्स लिख रहे हैं, कुछ यथार्थवादी लिख रहे हैं, कुछ एब्सर्ड में लिख रहे हैं नाटक।
कुछ अलग फॉर्म को कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे थिएटर में और दूसरे फॉर्म को लाए। तो हम जब पहला नाटक, मेरा फुल लेंथ पहला नाटक, जैसे हमने पहला अभिनीत नाटक किया, ये इस्तीफा, और नुक्कड़ नाटक पे मैंने मंथन नाटक किया, वो वही 79 में ही है। मैंने बसंत कुमार उसके राइटर हैं, पटना के लोकल थे, वो नाटक किया। और फुल लेंथ मेरा नाटक 1982 में हम करते हैं, स्पार्टाकस का सिलेक्शन करते हैं। स्पार्टाकस करने के पीछे एक ह्यूज कास्ट भी था, बहुत लंबा कास्ट था उसमें, और नए नए इप्टा बन रही थी, काफी यंग लड़के आ भी रहे थे, तो सबको एक लेने का भी था। और बादल सरकार ने उसको बहुत सिंपल कर दिया था, पीरियड प्ले है। और वो इसलिए भी लगा, जब बादल सरकार उसमें डायलॉग कहते हैं कि ये नाटक तब का है, ऐसे ऐसे है, लेकिन हम ना तो कोई विशेष वेशभूषा पर ध्यान दे रहे हैं ना कुछ दे रहे हैं, हमारे लिए महत्वपूर्ण है चरित्र। तो मुझे लगा कि एक एक सोकॉल्ड क्लासिक नाटक होता है, उस तरह से बादल सरकार ने इस ड्रामे को नहीं लिखा है, एक नए तरीके से, जहां हम न्यूनतम कस्ट्यूम का इस्तेमाल करके और प्रॉप्स का ज्यादा इस्तेमाल करके, सेट कम से कम लगा करके कर सकते। तो उस सिलसिले में स्पार्टकस जैसा नाटक हमारे ध्यान में आता है। लेकिन दूसरी तरफ बिहार में हम लोग देखते हैं तो म्यूजिकल नाटक है, जो जो हमारे यहाँ संगीत की परंपरा है, पूरे हिंदुस्तान में है, हिंदी हिंदी पट्टी में है, और अब तो म्यूजिक एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो उस लिहाज से भी म्यूजिक में भी हम लोगों को रुचि अपनी बनानी पड़ी। मतलब कि धीरे धीरे स्किल करना पड़ा, अपने आप को सीखना पड़ा, और लोगों से मिलना पड़ा, लोगों से मिलने जुलने, लोगों के ड्रामे देखने से हम लोग ट्रेन हुए, प्रशिक्षित हुए, और उनसे इंस्पायर्ड होकर के हम लोग अपने ढंग से नाटकों का चयन जब कर रहे थे, तो उसमें एक तो ये था कि हम स्पार्टा का जैसा नाटक कर रहे थे। बादल सरकार मेरे थोड़े प्रिय नाटकों में से है, नाटककारों में से है, तो मैंने मतलब बादल सरकार के 2-3 नाटक और किए, भूमा किए, और किया मैंने जुलूस किया। उसमें एक खास तरह की शिल्प में भी एक छूट है, और उसमें कई चीजें कंटेम्पोररी आप जोड़ करके कुछ अपनी बात भी, अभी की बात भी आप कर लेते हैं बहुत आसानी से। ये बादल सरकार के नाटक में थोड़ी गुंजाइश रहती है, खासतौर से जुलूस और भूमा जैसे ड्रामों में। और चरण दास जैसे क्लासिक नाटक को भी हमने जब किया, तो हम लोग तो छत्तीसगढ़ी बोल नहीं सकते हैं, तो हमने उसको हिंदी और इसमें मिला के किया था, भोजपुरी में मिला के किया, तो उसके गाने भी मैंने भोजपुरी और हिंदी में मिला के किया था। और उसमें एक खास तरीके का पर्दा का इस्तेमाल किया था हमने उसमें। मतलब जो सीन्स बदलते हैं आते हैं, तो हमने थोड़ा ज्यादा ही ट्रेडिशनल ध्यान में रखा, जबकि हबीब तनवीर का नाटक उस तरह से उनका शिल्प नहीं है उनके ड्रामों में। लेकिन हमारे यहाँ पर्दा आता है, जिससे लगता है कि राजमहल है, पर्दा चला जाता है, फिर दूसरा पर्दा आता है, तो नहीं, सड़क का दृश्य है। वो देखा मैंने। और जी। एक हमारे संस्कृत ड्रामों की भी रवायत रही है हाँ हाँ, कि संस्कृत ड्रामों का भी रिवाज है ये। तरह की रवायत रही है हाँ, कि यवनिका का इस्तेमाल करना। कलाकार आते थे। हाँ, और अगला सीन उसके हिसाब से तैयार होता था। तो उसी तरह से आपने जैसे इप्टा, चूंकि आपका खास ये रहा है, और इप्टा की रवायत भी रही है कि फोक को, हमारी लोक रवायत को, लोक गीत हो, लोक रवायत हो, उसको बहुत अहमियत देता रहा है। और आपने भी उस तरह से कुछ लोकल फोक को इस्तेमाल अपने नाटकों में किया है। जैसे मुझे नाटक याद आ रहा है कि गब्बर की चोरन के माई। हाँ, तो उसमें जिस तरह के फोक चीजें थी, या मुझे कहाँ ले आए हो कोलंबस कोलंबस में भी। की, तो उसमें भी ये नाटक मैंने देखे हैं। तो इसमें कोलंबस। चीजें, एलिमेंट्स मौजूद है। एक तरफ तो वो फोक कुछ चीजों को लेकर के, फोक थिएटर को भी कह लीजिए, फोक एलिमेंट्स भी कह लीजिए, लोक रवायत भी कह लीजिए, उनको लेकर आप नाटक करते हैं। दूसरी तरफ एक तरफ प्योरिटी का भी एक ये है। तीसरी तरफ एक नुक्कड़ नाटक भी आपने खूब किए हैं, और बहुत जी। 79 से लेकर अब तक नुक्कड़ नाटक किए हैं। नुक्कड़ नाटक को एस्टेब्लिश करने वालों में भी आपका शुमार होता है, कि उस वक्त हमें सफदर हाशमी हो, आप हैं, सतीश आनंद थे, या उधर निशांत नाट्य मंच से शमशुल इस्लाम, निशान। हाँ जी। और इस्लाम सर। बाद में माला हाशमी आई, सफदर हाशमी के बाद। तो ये लोग प्रोमिनेंट नाम नुक्कड़ नाटक में ही आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अभी मौजूदा दौर में, एक तरफ प्रोस्नियम के अपने चैलेंजेस हैं,
और दूसरी तरफ नुक्कड़ नाटक है। तो उसमें दोनों फॉर्म में आप चूंकि दोनों फॉर्म में परफॉर्म करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा फॉर्म अभी ज्यादा रेलिवेंट है और किस तरह से हम उसको लोगों तक पहुंच सकते हैं? मुझे लगता है कि प्रायोरिटी कभी कभी बदल जाती है। जिस जिस दौर की हम बात कर रहे थे या है हम लोग, तो अभी अगर हम इस तरह की तुलना करें कि जैसे थिएटर है, थिएटर का जो प्रॉब्लम है, नुक्कड़ नाटक का प्रॉब्लम, ये या नुक्कड़ नाटक कौन ज्यादा है, तो अभी तो नुक्कड़ नाटक की स्थिति बहुत खराब है। जी अगर देखा जाए तो बिल्कुल अभी नुक्कड़ नाटक की स्थिति कुछ एक चंद ग्रुप को छोड़ करके बाकी जो नुक्कड़ नाटक हो रहे हैं, इस पर एक तरह का कारपोरेट कब्जा हो चुका है। बिल्कुल। और नुक्कड़ नाटक का इस्तेमाल भी बहुत हो रहा है, सरकारी योजनाओं में हो रहा है, कॉरपोरेट वर्ल्ड में हो रहा है। तो वो नुक्कड़ नाटक का स्वरूप ही नहीं रह गया उस तरह का जो था कि नुक्कड़ नाटक एक क्रांतिकारी फॉर्म है, रेवोल्यूशनरी फॉर्म है जिसमें जनता की बात होती है। ये जबकि उस वक्त भी इप्टा के साथियों ने और हम लोगों ने ये कहा कि फॉर्म अपने आप में कोई क्रांतिकारी नहीं होता, कंटेंट बहुत महत्वपूर्ण होता है। कंटेंट से ही डिसाइड होगा कि वो कितना क्रांतिकारी है। अगर कंटेंट देखिए, आज उसमें पेट्रोल बेचा जा रहा है, सीमेंट बेचा जा रहा है, लाडली और कौन कौन किसान सम्मान निधि और हाँ, जो भी सरकार की योजना है, वो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। वो बड़ी संख्या में नाट्य दल इसमें काम करते हैं, क्योंकि एक पैसा सरकार से मिलता है, वो अपनी जगह पर है। लेकिन आज भी जो लोग नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, बहुत गंभीरता से करने वाले लोग हैं, लेकिन संख्या आज के डेट में कम है, बहुत कम है। पटना जी में एक दो ही है, दिल्ली में एक दो नजर आते हैं आज के दौर में। किसी जमाने में बहुत होता था, लेकिन ये सब कम हुआ। नुक्कड़ नाटक के अपने चैलेंजेस हैं, उस चैलेंजेस को बार बार फेस करना पड़ता है, उसका हल निकालना पड़ता है। जैसे एक ड्रामा हम लोगों ने अभी किया था, सब कुछ याद रखा जाएगा, ये कोरोना के वक्त हम लोगों ने इसको इम्प्रोवाइज किया था, जिसमें वो कोरोना किसान आंदोलन का बैकग्राउंड और ये सब था। तो कोई रिटर्न स्क्रिप्ट किसी राइटर की थी नहीं, बल्कि 8-10 लोग बैठे, पूरे सिचुएशन पर बात हुई, प्लॉट बना, और उस पर फिर वो नाटक खड़ा हुआ। तो कंटेम्पोररी जो बातें हो रही हैं राजनीति में, कल्चर में, उसको आदमी एस्थेटिकली कहना चाहता है, पूरे सौंदर्य शास्त्र के साथ। हमारा ही हम हमारे सोच में ये बहुत बड़ा बदलाव आया है कि हम लोगों ने नुक्कड़ नाटक को भी एक तरह से ऐसे फॉरकेट करने की कोशिश नहीं की कि ये नुक्कड़ नाटक है, ये मंच नाटक है। हम लोग अब इप्टा के अंदर या व्यक्तिगत रूप से मैं और इप्टा में भी अब ये चीजें हैं कि हम नाटक कहीं भी करें, वो नाटक होना चाहिए, पहली शर्त हम मान रहे हैं। बिल्कुल। उसके अंदर नाटकीय तत्व होना चाहिए, चाहे आप खुले आसमान में कीजिए, चाहे आप कॉलेज के कैंपस में कीजिए, मजदूरों के बीच में कीजिए, लेकिन उसमें नाटक होना चाहिए। इसलिए अब हम लोग कहते हैं कि हम नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बीएन कॉलेज के कैंपस में करेंगे, नुक्कड़ नाटक करने जा रहे हैं। ये शब्दावली हम लोगों ने हटा दिया अपने शब्द, मतलब बहुत अपने, सही। हाँ, अपने उससे ये नुक्कड़ नाटक शब्द हटा दी। जिसी तरह से कुछ लोग लिखते थे पहले भी कि मंचीय नाटक कर रहे हैं, जी मंच नाटक प्रस्तुत है, वो नुक्कड़ नाटक के फर्केशन की वजह से ही कुछ लोग अब मंच नाटक कहने लगे थे। लेकिन हम लोग भी वहां नाटक की प्रस्तुति करते हैं, प्रेमचंद रंगशाला में भी, ऑडिटोरियम में भी, और बाहर भी हम नाटक ही प्रस्तुत करते हैं, चाहे वो बीएन कॉलेज कैंपस हो, गांधी मैदान हो, या कहीं भी हो। जी जी कंटेंट के का बहुत चैलेंज है नुक्कड़ नाटक के सामने। नुक्कड़ नाटक के सामने अब बहुत बदलाव भी आया और लोगों ने बदला है अपने आप को, क्योंकि कंसेप्ट के लेवल पर, अवधारणा के लेवल पर धीरे धीरे स्थितियां जब साफ हुई हैं, तो संगीत का प्रयोग आज नुक्कड़ नाटक में हो रहा है, बहुत जबरदस्त हो रहा है। कस्ट्यूम का प्रयोग छोटा मोटा हो रहा है, प्रॉप्स का प्रयोग हो रहा है, कुछ सेट्स का तक का प्रयोग लोग कर रहे हैं। लेकिन फिर भी नुक्कड़ नाटक अभी भी अपने मुकम्मल फॉर्म को खोज नहीं पा रहा है। एक एक कमी आज भी हम लोग महसूस करते हैं जी कि मतलब कहीं कहीं स्टैटिक हो जाते हैं, कहीं कहीं ठहर जाते हैं। जी नुक्कड़ नाटक में आपको आज भी अगर स्क्रिप्ट के लेवल पर अगर आपको कोई इंस्पायर करेगा, तो मुझे लगता है कि बादल सरकार की स्क्रिप्ट को आप अगर अच्छे से पढ़े,
तो उसकी जो पूरी शैली है वो ठहरता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। वो ड्रामा उनके ठहरते नहीं, मतलब बल्कि वो एक। वो अपने जी साथ जी। कर लेता है, ऑडियंस हाँ को जी। शामिल करता है वो, हाँ ऑडियंस को परफॉर्मेंस में शामिल करता है बादल सरकार का नाटक। वो हाँ हाँ। फर्क को मिटा देता है कि कौन परफॉर्मर है और कौन ऑडियंस है। जी जी जी। ये बड़ा उनका ये है। और हाँ तो जैसे इस। मौजूदा दौर में आपने अभी बात की कंटेंट को लेकर के, जी तो मैं भी महसूस करता हूँ ये कि जितने, जहां पर एक तरह का कॉरपोरेट कह लीजिए, या जहां पर फंड है, या जहां पर पैसे हैं, या जो सरकारी अदारे हैं, कि वहां जो परफॉर्मेंस हो रहे हैं वो लाखों का प्रोडक्शन तैयार होता है। जहां से मुझे ऐसा महसूस होता है कि कंटेंट गायब होता जा रहा है। वो हम्म सेट का परफॉर्मेंस होता है, वो लाइट का परफॉर्मेंस होता है, वो मतलब कॉस्ट्यूम ड्रामा होता है। हम्म। मैं महसूस करता हूँ कि कंटेंट एक तरह से गायब होता जा रहा है, और कंटेंट कहीं अगर है तो वो या तो अमेच्योर थिएटर कर रहा है, या कुछ ऐसे ही ग्रुप हैं जो कंटेंट पर खास ध्यान दे रहे हैं। तो अभी जो मौजूदा दौर में वो चैलेंजेस है, बल्कि अभी पिछले दिनों में नाटक देख रहा था, तो अब तो वो आधा सिनेमा और आधा नाटक है। जी जी। नाटक मतलब ये चल रहा है, ज्यादातर शूट करके उसमें ये कर रहे हैं। तो ऐसे मल्टीमीडिया का प्रयोग हो रहा है। आप जैसे परफॉर्मर जो है, या अमेच्योर थिएटर जो है, जो एक्चुअल थिएटर परफॉर्म आज कर रहा है, उनको किस किस तरह के चैलेंजेस का सामना ये है, उनके लिए ऑडियंस के तक पहुंचना किस तरह की क्या दुश्वारी हो रही है, क्या परेशानी हो रही है, और किस तरह से चीजें हैं। आप जो अभी कह रहे थे आर्मेचर, तो आर्मेचर थिएटर जो अब है ये चीज दिमाग से थोड़ी सी निकालनी होगी हमें। आर्मेचर नहीं कहिए, बल्कि आज जो लोग कर रहे हैं तो मेरी मुराद आज। एक तो नहीं नहीं। प्रोफेशनल जो है, हाँ। वो जो नहीं है, नहीं, अब वो अभी जो कैटेगरी आपने। नहीं है। अमेचर कहने का मतलब मेरा ये था। हाँ नहीं, हम समझ रहे हैं। जी नहीं नहीं, अभी जैसा आपने कहा ना कि कुछ ऐसा गुरु मतलब है जो लोग वो इस तरह का ड्रामा कर रहे हैं जिसमें लाइट नजर आ जाएगा, उसमें साउंड नजर आ जाएगा, ये आ जाएगा, क्राफ्ट आ जाएगा, कंटेंट के लेवल पर थोड़ा कमजोर है, या कंटेंट पर वो उनका बहुत ज्यादा ध्यान नहीं है। और ये एक्चुअली सब लोग ऐसे लोग हैं जो कि थिएटर को अपना ज्यादा करियर बना के चलने वाले लोग हैं। ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनके पास ये है कि अपना अपना कैसे एक्सपोजर होगा, इंडिविजुअल उनका कैसे एक्सपोजर होगा। थिएटर एक सामूहिक कला है, एक कलेक्टिव आर्ट है। उस कलेक्टिव आर्ट को इंडिविजुअल आर्ट के रूप में देखना, ग्रुप को चलाना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है सबके लिए। आज से 20 साल पहले पटना का ही उदाहरण देगा, वो दिल्ली में भी था। वो चीज दिल्ली में भी टूटी है, पटना में भी टूटा है। एक होता था ग्रुप थिएटर। ग्रुप थिएटर कहते हैं उसको जो जो संगठन में कुछ 20 25 20 लोग हैं उससे जुड़ के काम कर रहे हैं लंबे समय से। तो जी जब ग्रुप काम करता है तो एक कलेक्टिव जवाबदेही भी होती है। उसमें तरह तरह के विचार के लोग आते हैं, जिससे आपको कंटेंट चुनने में आसानी होती है, कंटेंट पर बहस होती है। फिर वो कंटेंट आप चुनते हैं, फॉर्म पर डिस्कस करते हैं। तो ये ग्रुप जो है, ग्रुप चलाना आज के दौर में बहुत लोग बहुत ज्यादा सरदर्द लेना नहीं चाहते हैं। इप्टा जैसा संगठन ग्रुप से ही चल सकता है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में इप्टा जैसा संगठन अच्छा काम नहीं करेगा। और ग्रुप थिएटर ही थिएटर को बचा सकता है, मेरा ये बिल्कुल मानना है। तो बिल्कुल। ग्रुप जिसको आप आर्मेचर कह रहे हैं, हाँ हाँ जिसको आप आर्मेचर कर रहे हैं, तो ग्रुप थिएटर या आर्मेचर थिएटर को अपनी अपना नजरिया बहुत प्रोफेशनल रखना होगा थिएटर को लेके। बिल्कुल प्रोफेशनल मतलब एक पेशेवर की तरह से आप काम कीजिए। चलते चलाते शौक है, उठे एक ड्रामा कर दिया आपने और फिर साल 2 साल सो गए। यार फिर कहीं कंपटीशन में जाना है, ड्रामा कंपटीशन हो रहा है वहां, चलो शिमला चलते हैं, घूम भी लेंगे, नाटक भी कर लेंगे। फिर देहरादून में कंपटीशन हो रहा है वहां चले गए। ये एक्चुअली आमेचर लोग का काम था। लेकिन इसके बाद भी ग्रुप के रूप में हम लोग कहते थे कि भाई हम लोग आमेचर हैं, लेकिन आमेचर करना उचित नहीं है। आमेचर कैजुअली है, बहुत कैजुअल है। इसलिए कैजुअल कैजुअल चीज का इस्तेमाल हम लोग जैसे लोग अब नहीं कर सकते। दिल्ली में भी अगर आप बहरूप को ही देख लीजिए, तो बहरूप को बहुत नजदीक से हम देखें, आप तो उसके पार्ट रहे हैं।
वो एक ग्रुप थिएटर था। ग्रुप थिएटर जहां पर आप बात करते हैं, ये इसी तरह से पटना में भी उस दौर में, 90 के पहले के दशक में कितने ग्रुप थे जिसमें 20 लड़के पहचाने जाते थे ग्रुप के नाम से। ये कला संगम के लड़के हैं 20, ये इप्टा के लड़के हैं 20, ये अंतरंग के 20 लड़के हैं, ये 15 लड़के फलाने ग्रुप के हैं। और उस ग्रुप से वो लंबे समय से काम करते हैं, और ग्रुप की एक लेगेसी भी बन रही है। तो वो लेगेसी को भी कैरी करते हैं, तो चीजें अच्छी निकल कर आती हैं। तो बिल्कुल। इन सब चीजों का आज के डेट में बिल्कुल अभाव हो गया है। और ये चुनौती हम हमारे जैसे लोगों के सामने, इफ्ता के सामने तो है ही है, दूसरे लोगों के सामने भी है कि इस चुनौती को कैसे करेंगे। तो इसके लिए एक ही रास्ता अब बच रहा है कि हम थोड़ा लंबा, मतलब क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट करें साथ साथ, कि हम बच्चों के बीच और नौजवानों के बीच कैसे थिएटर करेंगे उसको सोचना चाहिए। और बाकी जो आप कर रहे हो वो करते रहिए, लेकिन 5 साल आपको इन्वेस्ट कीजिए, तो 5 साल में नए बच्चे, नए सोच के बच्चे आएंगे। क्योंकि आज जब पका हुआ लड़का आता है आपके सामने, ग्रेजुएट किया हुआ, उसके दिमाग में सब कुछ सेट है, वो बिल्कुल बदल नहीं पाता है। वो एक करियर को लेकर आता है, उसकी समझ है कि यहाँ एक नाटक करेंगे, हम दिल्ली जाएंगे, दिल्ली करेंगे, हम वहां जाएंगे। अब बहुत सारे ऑप्शन सब खुल गए हैं हम लोग के सामने। अल्टरनेटिव या बहुत सारे ऑप्शंस नहीं थे, शायद इसीलिए बहुत लोग नहीं गए होंगे, यही करते रहे। लेकिन आज ये है, तो उसको हम मतलब क्या कहते हैं, इनकार भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। वो बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं कि वहां जाने के लिए भी उनको कितनी गंभीरता के साथ ग्रुप थिएटर करना चाहिए। एक तो ये है। आपका सवाल और क्या था? नहीं, बहुत अच्छा। अब ये बातें हैं कि पहले जो ग्रुप था या ग्रुप थिएटर जिसको हम ये कह रहे हैं, जिसका काम सिर्फ नाटक करना नहीं था बल्कि जहनसाजी भी करना था और एक तरह से एडुकेट करना था कि थिएटर क्या चीज है और थिएटर के जरिए जी हम जी। क्या कर रहे हैं। जनरली जैसे हम लोग ये कहते थे कि थिएटर जो है हमारे लिए मौजू को, मवाद हाँ। को, माध्यम जी माध्यम है एक तरह से मुद्दों को समझने का। जी तो जी। वो था। और आपने अभी बच्चों के थिएटर की बात की, आपने अभी इस तरह के, आप इस तरह के बहुत सारे वर्कशॉप्स लेते रहे हैं। जैसे जी। बच्चों के थिएटर का वर्कशॉप लेते लिया है आपने, ग्रामीण रंगमंच का जैसे जो है जो कहिए हम्म। वर्कशॉप आपने किया है, महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर के आपने वर्कशॉप किए हैं, फिर जन शिक्षा को लेकर के आपने वर्कशॉप किया है आपने। तो ये जो वैरायटीज ऑफ वर्कशॉप आपका है, तो बच्चों के साथ काम वर्कशॉप करते हुए, ग्रामीण लोगों के साथ काम वर्कशॉप करते हुए और महिलाओं के साथ वर्कशॉप करते हुए, आपको क्या महसूस हुआ? किस तरह के डिफरेंसेस पता आपने महसूस किया और वहां से किस तरह के लोग निकल करके सामने आए? ये जरा हमारे जो है उनसे जरा सा आप साझा करें। इसमें जितनी बातें आपने कही, जिन जिन लोगों के साथ मैंने वर्कशॉप किया है, तो इसको तो सबसे पहले कोई भी इस तरह के जो लोग हैं जो थिएटर करते हैं, उनको वर्कशॉप करना चाहिए। ये जी वर्कशॉप उनके लिए पर्सनली जरूरी है। जी जी खुद जी। सीखने के लिए भी वर्कशॉप अगर आप लेते हैं, तो आप सीखते हैं कुछ। अगर ये अप्रोच है आपको, तो आपको वो वर्कशॉप बहुत कुछ दे के जाता है, आपको देता ही है। आप फिर देते हैं बच्चों को या जो भी सिखला रहे हैं, लेकिन आप कितना देते हैं नहीं देते हैं, ये तो बात की बात है, ये मतलब वो समय है। लेकिन वो अगर आप आंख कान खोल के रखें, वो वर्कशॉप आपको बहुत सिखला के जाता है। क्योंकि अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग काम करने का तरीका आपको इजाद करना पड़ता है। आप 5 साल के बच्चे के साथ काम कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? जी। कौन सा तरीका होगा कि 5 साल 7 साल के बच्चे को डायलॉग भी बताया जाए, गाना भी बताया जाए, उनके साथ कैसे खेला जाए? उसी तरह से महिलाएं हैं, तो महिलाओं के इशू, महिलाओं का पूरा कंसेप्ट, इस चीज को, जेंडर वाली बात है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। ग्रामीण में जाइएगा तो ग्रामीण में अलग समस्या है। ग्रामीण में जहां आप उच्चारण वगैरह पर अगर आप बात करना शुरू करो तो भाग जाएगा। हाँ, क्या भाई, आप लोग क ख ग घ पढ़ा रहे हैं या आ ई ऊ कर रहे हैं, औ आ क्या कर रहे हैं ये सब? हमको बताइए नाटक कैसे करें? हाँ तो ये सब बदलना पड़ता है। तो आपको अनुभव होता है कि नहीं, अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग तरीका आपको शामिल करना होगा। और थिएटर में एक चीज वर्कशॉप में मैंने देखी कि प्राय वर्कशॉप जो होता है, मतलब बेसिक बहुत संक्षेप में बता रहे हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम की एक सीमा है कि इसके अंदर खत्म करना हमको है।
ये मतलब वर्कशॉप में भी मुझे लगता है कि सब लोग ऐसा नहीं कि मैं पूरी तरह से इसको रिजेक्ट कर रहा हूँ जो लोग करते हैं, लेकिन एक सिखलाने का भाव जो होता है ज्यादातर लोगों को हम देख रहे हैं, अब वो ट्रेंड है या कहाँ से ट्रेंड है, वो उनके अंदर गुरुत्व भाव बहुत रहता है, गुरु वाला भाव, उस्ताद वाला भाव। उस्ताद वाले भाव से वो बच्चों को बताते हैं, वो चाहे नया हो सीनियर हो, तो उस्ताद वाले भाव से आप थिएटर करेंगे या वर्कशॉप करेंगे तो इसका लाभ आप नहीं निकाल सकते, मतलब इसका फायदा ना बच्चों को मिलेगा ना आपको मिलेगा। आपका भाव हमेशा सीखने का होना चाहिए, सीखने और सिखलाने का, उनसे सीखते। और वाकई ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, कभी कभी हम लोग ऐसा फंस जाते हैं, रास्ता वही बच्चे निकालते हैं जो अभी तक थिएटर नहीं किए हैं। हाँ, बिल्कुल। वो नहीं किया उन्होंने, हैं लेकिन वो। कहीं गोटी फंसी हुई है आपकी, तो कुछ कुछ उनसे आप बात कर रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ अच्छा बुरा निकाल ही देंगे वो आपको। बिल्कुल बिल्कुल। सीनियर लोग तो हिचक के नहीं करते हैं कि पता नहीं कैसा होगा, बड़ा खराब हो गया तो बड़ा बुरा लगेगा, लेकिन जो नया बंदा काम कर रहा है उसको तो शर्म है नहीं, अच्छा बुरा वो तो बस कर देगा, कुछ भी कर देगा। तो अक्लमंदी इसमें है कि आप कैसे उस अनगढ़ को आप गढ़ लेते हैं फिर। वाह वाह। वो अनगढ़ बच्चों ने स्पार्क किया, और उस स्पार्क जो आप नहीं खोज पा रहे थे, वो स्पार्क आपको बच्चे देते हैं, और आप उस जैसे एक छोटा उदाहरण, मैं अपना उदाहरण दे रहा हूं। जब आप वो नाटक देखे, मुझे कहाँ ले आया कोलंबस, वो ट्रेनिंग का पार्ट ही है। जी जी। अगर वो काम हम नहीं किए हो रहते तो वो चीज नहीं हो। जैसे नाटक जब लिखा गया, तो अब लिखा गया नाटक गाना से शुरू होता है, लेकिन हम गाना से शुरू नहीं करना चाहते थे, हम चाहते थे कुछ पहले क्रिएट हो। अब उसमें है कि हवा में उड़ चला, पानी में तैरता, आसमान में दौड़ता, मतलब तरह तरह की उसमें है। हवा है तो हवा कैसे बनेगा, पानी कैसे बनेगा, अरे तूफान चल रहा है, नाव चल रही है उसमें। तो हम टीम बैठे, बात चल रही, हम 2 दिन से बहुत परेशान थे, मेरे अंदर कुछ कुछ आइडिया बनना था, लेकिन वो बड़ा अनगढ़ था, अच्छा खुद नहीं लग रहा था हमको। हम इसीलिए फ्लोर पर डिस्कस नहीं कर रहे थे उसको। जब कभी कभी आदमी को आइडिया आता तो डिस्कस करके उसको और अच्छा करता है, लेकिन हमको बिल्कुल सूत्र ही नहीं पकड़ा रहा था। तो वो 12 लड़के 15 लड़के हम लोग बैठे हुए थे, हमने कहा यार ऐसा ऐसा है इसमें, चलो खड़ा हो सब लोग, और ये जो है इसमें क्या क्या कर सकते हो तुम लोग करो, छोड़ो हमसे मत पूछो, तुम लोग जो कर सकते हो तुम। और हम चुपचाप 15-20 मिनट तक देखते रहे। उसमें एक लड़का पकड़ा गया हमारा, वो कुछ कर रहा, सो निकाल रहा था, ऐसे ऐसे हाथ चला रहा था, कुछ ऐसा हमको मिल गया। अब उसके उसी टूल्स को पकड़ के हमने पूरा स्ट्रक्चर खड़ा दिया, जी। उस सूत्र में वो लड़का पकड़ा दिया हमने। तो ये तभी हो सकता है जब आप गुरुत्व भाव या उस्ताद वाला भाव लेके बैठेंगे, तो अच्छा काम भी नहीं होता है। और ये ट्रेनिंग में तो और भी चाहिए। जी जी। हम उनको करेज करने की, आप सीख सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आप बिल्कुल। उनको हौसला मत दीजिए, ये बड़ा कठिन काम है, सबके बस का नहीं है अभिनय करना। ये सही बात है, अभिनय कठिन है, जटिल है, हाँ। लेकिन अभिनय करना, उसको कहिए कि नहीं कुछ नहीं, तो खेल है भाई, तो खेलना है आपको, आप परेशान मत होइए इसके लिए, जो समझ में आता है बोलिए, खेल है। मतलब प्रसन्ना बोलते हैं कि वस्तुतः तो नाटक झूठ का खेल है। हम लोग ट्रेनिंग हम लोग की गलत हो गई है एनएसडी वालों की, कि हम लोग शुरू से बड़ा सीरियसली लेते हैं, डायलॉग बोलना है ऐसे, अरे वो खेल के बोलो यार, गलत सलत बोलो, खुल के बिल्कुल। बोलो, हंस के बोलो, जैसे मन करता है बोलो, लेकिन धीरे धीरे खुद समझ में आएगा तुमको कि इसको ऐसे नहीं ऐसे बोलना है। नहीं, बिल्कुल सही है आपने, तनवीर साहब, बिल्कुल सही है फरमाया आपने कि जितनी इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग याफ्ता है, जो मैंने भी महसूस किया, मैं लगातार जी जी। तक देखता हूं, तो वो एक मेथड एक्टिंग करते हैं, एक फॉर्मूला एक्टिंग करते हैं। हाँ, उनके यहाँ पूरा मेथड है, फॉर्मूला है। लेकिन ये देखा कि जैसे जो ग्रुप थिएटर है या जो शौकिया थिएटर कर रहे हैं, जो जुनूनी तौर पर थिएटर कर रहे हैं, उनके यहाँ वो फॉर्मूला नहीं है, हाँ नेचुरल तरह क्या है, नेचुरल जी। परफॉर्मेंस। और उस परफॉर्मेंस में कि आपकी हिदायतकारी भी देखी कि वो फॉर्मूला बंधी हुई नहीं है, बंधा टका नहीं है। और आपकी अदाकारी भी मैंने देखी कि जिसमें वो फॉर्मूला बंद नहीं है, वो एकदम थ्योरी नहीं है, मेथड नहीं, हाँ हाँ।
जनरली मेथड एक्टिंग कहते हैं कि अच्छा ये जी जी करना है और ये करना है और रियलिस्टिक करना है और ये फला, ये सब सारे फॉर्मूला और सारी चीजें जो है बंदिशें हैं। आपको मैंने महसूस किया कि आप बहैसियत हिदायतकार, डायरेक्टर और बहैसियत एक्टर, दोनों उन फॉर्मूलों को में बंधे हुए नहीं होते हैं, आप आजादी से ये करते हैं। तो यहाँ एक बार हमारे ऑडियंस को, हमारे नाजरीन को, हमारे सामीन से ये बताइए कि आप बहैसियत अदाकार ज्यादा फ्री महसूस करते हैं या बहैसियत अदाकार ज्यादा फ्री महसूस करते हैं, और दोनों में क्या तजाद आपके अंदर होता है, क्योंकि आपके अपने डायरेक्शन में भी आपने लीड रोल किया है अपने नाटकों में। हाँ हमें मुख्य रूप से ये जो दो डायरेक्शन चीजें ही कैसे निकालते हैं आप? डायरेक्शन ही पसंद है, हाँ। मतलब चूंकि मैं एक एक्चुअली ऑर्गेनाइजर भी हूँ, जी। संगठनकर्ता के रूप में। एक बैक स्टेज जिसकी चर्चा आपने की, उसमें भी मेरी बहुत गहरी रुचि है। इसलिए मैं कई लेवल पर दिमागी स्तर पर व्यस्त हो जाता हूँ। और अभिनय का काम जो है ना, वो थोड़ा सा अलग है। उसमें दिमाग को आप कई जगह व्यस्त नहीं रख सकते हैं। वो थोड़ा आपको फोकस मांगता है जब आप अभिनय करते हैं तो। डायरेक्टर भी फोकस मांगता है, लेकिन उसमें हम लोग मैनेज कर लेते हैं। क्योंकि कुछ काम तो एक्टर को सोचने के लिए कहते हैं कि सोचो तुम। हाँ अच्छा, हाँ। जब कुछ सोच कर आता है तो उसमें थोड़ा आगे पीछे 19-20 करना है तो करेंगे, नहीं होगा तब फिर तब उस पर हम अभिनय एक्टिंग में भी हम पर्सनल एक्टिंग करते हैं जब, तो उसमें कई तरह से हम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। मैं आवाज के लेवल पर करेंगे, डिलीवरी के लेवल पर करेंगे, जेस्चर पर करेंगे, पोस्चर बदल के करेंगे, कुछ भी करेंगे, पानी पीते हुए बोलेंगे, खाते हुए बोलेंगे, हंसते हुए बोलेंगे, रोते हुए बोलेंगे। मतलब कई तरह से उसको करके देखना चाहिए कि इसमें क्या है एक्चुअली, कैरेक्टर के हिसाब से क्या सेट हो रहा है। लेकिन अपने आप को ओपन करने के लिए ये जरूरी होता है एक्टर के लिए, या मैं भी अपने को ओपन करने के उस कैरेक्टर के साथ, वो जरूरी है कि आप उसको अलग अलग तरीके से वॉइस मॉड्यूलेशन हो, आवाज बदल के आप कर सकते हैं, मिरकरी कर सकते हैं, देवानंद की तरह बोल सकते हो, देवानंद की तरह बोलिए। हम तो कभी कभी एक्टर से कराते हैं कि यार देवानंद की तरह बोलो, नहीं बेटा, वो पेस नहीं पकड़ पा रहा है, हम समझा रहे हैं उसको कि पेस पकड़ लो, तो पेस नहीं पकड़ा। हम के जैसा देवानंद कैसे बोलता है डायलॉग बोलोगे, तो वो फर्स्ट करके भागता है हम्म। कि ये जो है ये डायलॉग तो समझ में आ रहा है। आजकल तो यूट्यूब है, तो आप खोल के दिखला भी सकते हैं कि देखो देवानंद कैसे बोल रहा है। हाँ हाँ हाँ। ये स्पीड है, तो जी स्पीड को समझना, तो वो हमको उसमें ही मजा आता है। कुछ कुछ चीजें हैं रियलिस्टिक, हमको करने में ज्यादा मजा आता है, और थोड़ा स्टाइलाइज हमको करने में ज्यादा मजा आता जी जी है। जी। बहुत रियलिस्टिक में भी हमको फंसते हैं हमें, मतलब थोड़ा कठिनाई, लेकिन स्टाइलाइज करने में हमको बहुत मजा आता है। मतलब उसमें थोड़ा ओपन रहता है, खुला रहता है। हाँ, उसमें बहुत ज्यादा बंधन नहीं रहता कि इसी के अंदर करना है। उसमें कभी किसी शो में कुछ कर दिए, कभी किसी शो में कुछ कर दिए, ये तो मैंने महसूस करेक्टर। किया हाँ। एज ए, वहां पर डायरेक्टर और एक्टर में जो गुत्थम गुत्था होती है कि हम्म, डायरेक्टर ने कहा कि ये ब्लॉकिंग रहनी है और ये सिचुएशन रहना है, और एक्टर जो है वो उससे भागता है, और आप चूंकि इम्प्रोवाइज बहुत करते हैं जी जी। कि ऑडियंस जो सामने है, हम जिनके लिए नाटक कर रहे हैं, हाँ उनको। रख करके इम्प्रोवाइजेशन जो तो होता है। मेरी मेरी एक कोशिश अपने डायरेक्शन में हमेशा से रही है, चाहे वो रियलिस्टिक हो, चाहे किसी भी तरह का थिएटर हो, पार्टिसिपेटिंग थिएटर हम हमेशा चाहते बिल्कुल। हैं। एक्टर और ऑडियंस को कहीं ना कहीं, मतलब हम एक्टर को अपने कहते हैं कि देखो तुम जो कर रहे हो, तुम्हारे तरह कई लोग यहाँ बैठे हुए हैं। जैसे आप करेक्टर ही बता दें, आप कोर्ट मार्शल देखे होंगे, कपूर है जी करेक्टर जी एक, जी। विकास राय है। हम हाँ को देखो कपूर 10 बैठा हुआ है इसमें, ऑडियंस में 10-20 कपूर बैठे हुए होंगे कम बिल्कुल। से कम। तो वो कपूर जो है उसको संबोधन कैसे जाएगा? वो लगेगा कि वो तो नाटक का हिस्सा है ना, हम तो हम्म। नहीं है इसमें। लेकिन जब आप ऑडियंस में आंख गाड़ के बोलिएगा ना, तो वो लगे उसको अटपटा लगेगा, जो इस तरह से सोचने वाला करने वाला बंदा है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ऑडियंस का पार्टिसिपेशन, ऑडियंस को उसमें शामिल करना, ये हमको हर एक नाटक में हम कोशिश कर रहे थे, चाहे वो कबीरा खड़ा बाजार हो, रियलिस्टिक हो, स्टाइलाइज्ड हो, वो सब में हम मेरी कोशिश रहती है। जी जी। ये मैंने महसूस किया आपके नाटकों में, और आपने जैसा कि बताया कि बादल सरकार आपके फेवरेट रहे हैं, और बादल सरकार का हाँ। रहा है कि वो ऑडियंस को हमेशा इन्वॉल्व करते रहे हैं, और आप हम्म,
प्रोस्नियम हो या नुक्कड़ हो या एक्सपेरिमेंटल थिएटर हो, सब में आपने इन्वॉल्व किया है। और आपके थिएटर को देखते हुए, आपके थिएटर में जितनी खिदमात है पिछले 40-45 वर्षों से जो आपने थिएटर के लिए किया है, ख्वातीन हज़रात, मैं आपको बताता चलूं कि आपको प्रेसिडेंट ने गोल्ड मेडल से नवाजा, आपको आपके काम को देखते हुए, आपके जो खिदमात है उसका एतराफ करते हुए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने आपको मेडल से नवाजा। और आप संगीत नाटक अकेडमी के अवार्डी हैं। और आपने थिएटर में नहीं जितने नहीं सर, संगीत नाटक एकेडमी के अवार्डी नहीं है। बहुत सारे फेस्टिवल्स में मैंने आपके नाटक हाँ हाँ। पार्टिसिपेट्स हैं, तो वहां पार्टिसिपेट करना भी एक अवार्ड है, वो ये नहीं। हम्म। तो इस तरह से आपके जो खिदमात है, आपने जिस तरह से जो काम किया है, और आज जिस तरह से नए बच्चे सब जिस तरह से काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं, तो तनवीर भैया, आप इन नए लोगों को थिएटर के लिए क्या मतलब देना चाहते हैं कि किस तरह से वो थिएटर को ज्यादा ज्यादा बेहतर तौर पर कर सकते हैं, या आज किस तरह से थिएटर करें कि आवाम तक अपनी बात को, अपने मौजू को, अपने कंटेंट को पहुंचा पाए, आज जो चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस को सामने रखते हुए। अभी का जो हालात है देश का, तो वो तो आपसे सबसे किसी से छुपा हुआ नहीं है। और वैसे हालात में एक जो सच है, जीवन का जो सच है, हमारे जीवन का सच है, हमारे देश का एक सच है। तो इस सच को, ट्रुथ को लोगों तक कैसे पहुंचेगा ये ट्रुथ? देश की आजादी के 80 साल हो गए हैं, और ये आजादी के 80 साल के पीछे का जो सच है, वो पूरे संविधान का जो सच है। संविधान सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान सभा ने नहीं लिखा, बल्कि संविधान तो हमारा 5,000 साल पुराना है, हम कहेंगे, क्योंकि वहां से रूट है इसका जुड़ा हुआ। ये रूट हमारे पूरे भारतीय संस्कृति से हमारा संविधान बहुत उर्दू में एक शब्द पेवश क्या कहते हैं उसको, व्यवस्था है, मतलब हाँ। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल जुड़ा हुआ है, गहराई से जुड़ा हुआ है। जी। क्योंकि हमारे जितने भी जो स्वतंत्रता सेनानी है या हमारे पुरखे थे, वो हवा में तो बात नहीं कर रहे थे ना। वो तो आसपास जो था, कबीर थे, तुलसी थे, रहीम थे, रसखान थे, बुल्ले शाह थे, गुरु नानक थे, बहुत सारे लोग थे। ये सूफी आंदोलन था, भक्ति आंदोलन था, ये सबको समेटते हुए ये यहाँ तक पहुंचे हम लोग। 1947 में हवा में नहीं पहुंचे हम लोग। तो उसका जो सच है, ये सच, उस सच को गायब कर दिया गया बुरी तरह से। तो उस जी। सच को जनता तक पहुंचाने के लिए, एक अच्छा थिएटर करने के लिए, एक ग्रुप थिएटर में होना चाहिए और गंभीरता होनी चाहिए। जो बच्चों में क्या है, सबसे बड़ी है बहुत जल्दीबाजी है। हमारे बच्चे जो हैं बहुत जल्दी में कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, जल्दी सीख लेना चाहिए। वो अगर आप उनको बताइएगा, तो आप ये नहीं बता, वो जान रहा क्या क्या सीखना है, आके पूछेगा स्टानिस्की के बारे में आपने नहीं कुछ बताया, ब्रेख्त के बारे में कुछ नहीं बोले। भाई 10 दिन में तुमको हम ब्रेख्त तो नहीं पढ़ाएंगे, स्टानिस्की तो नहीं पढ़ेंगे। हमने कहा खुद हम लोग 15 साल थिएटर करने के बाद ब्रेख्त की कविता और ब्रेख्त को पढ़ना और समझने का कोशिश किया, टीचर को बुला के, भाई ब्रेख्त के बारे में बताइए। तो समझ में भी तो आने लायक बुद्धि होनी चाहिए ना। बिल्कुल भाई बिल्कुल। क्लास 1 क्लास 2 या एमए की पढ़ाई क्यों होती है? एक मैच्योरिटी होती है, धीरे धीरे आदमी एक गहरे विषय में उतरता है, अंदर तक उतरता है। तो वो हम्म। तो पहले हासिल कर लो आप, 1 साल 2 साल कर लो, तब समझ में आएगा कि स्टानिस्की कहना क्या चाहते हैं। हम प्रसन्ना को तो समझ नहीं पाते हैं, तो स्टानिस्की को क्या समझेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, प्रसन्ना जब कहते हैं कि ये खेल है, और जब वो कहते हैं कि थिएटर झूठ का खेल है, झूठ का खेल है, बिल्कुल। झूठ का खेल है, वो तो सीधा बोलते हैं, तब ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है ना। हाँ। कंफ्यूज लोग कर जाएगा कि भाई झूठ का खेल कैसे होगा। तो बड़ा बड़ा अच्छा उदाहरण कभी कभी वो देते हैं, हम भी देते हैं, हम लोग कि मजे की बात है, दर्शक भी समझ रहा है झूठ का खेल है, ऑडियंस भी समझ रही है, और जो करने वाला भी समझ रहा है कि हम मरे नहीं लेकिन मर गए हैं। हाँ 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 हाँ। और दर्शक भी समझ रहा है कि क्या मरा नहीं है, मरने का एक्टिंग कर रहा है। और तो आप देखिए ना कैसे मरने का एक्टिंग करना है, हाँ तो ये तो झूठ ही है ना। हाँ अब बिल्कुल। तो मरा तो उस झूठ है ना, सच में तो हाँ नहीं है। हाँ हाँ, उस झूठ के अंदर घुसते हुए हम सत्य तक पहुंचते हैं। बेशक बेशक। और ये थिएटर का यही रास्ता है। ये रास्ता है, बिल्कुल। हाँ, झूठ के परत दर परत घुसते हुए हम सच की ओर, जो मानव का सच है, बिल्कुल। मनुष्यता का सच है, उस ओर बढ़ते हैं। तो नौजवान साथियों से बस यही अपील है कि जो करें थोड़ा सोच समझ के गंभीरता से करें,
और थिएटर करना है तो आपको सिर्फ करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि दुनिया में क्या घट रहा है, फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, यूक्रेन में क्या हो रहा है, इराक अमेरिका में क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है, हिस्ट्री में क्या हो रहा है, ज्योग्राफी में क्या हो रहा है, साइंस में क्या हो रहा है, अखबार में क्या हो रहा है। तो ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन का अनुभव जब तक आप नहीं लेंगे तब तक आप थिएटर अच्छा कर ही नहीं सकते। इसलिए सबसे अपील मेरी है कि गंभीरता से थिएटर में आइए, और बहुत अच्छी जगह है, बहुत आनंद आता है आदमी अपने बहुत आप को एक्सप्रेस करने का। बहुत अच्छा जी। है तनवीर अख्तर साहब ने बहुत बातें कही कि एक तरफ तो यह है कि थिएटर, हम ये जानते हैं कि थिएटर में जो कुछ हो रहा है वो सच नहीं है, लेकिन हम्म। उस पर यकीन करते हैं। हाँ। वो सच नहीं है लेकिन उस पर हम यकीन करते हैं। हम्म। दूसरा ये कि थिएटर हम सिर्फ करें नहीं, बल्कि उस पर विश्वास करें, उस पर यकीन करें, और उसको अगर हम जीने की कोशिश करते हैं तो यकीनन वो हमारी जिंदगी में शामिल होता है, और फिर हम सच की तरफ, हकीकत की तरफ, सच्चाई की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो थिएटर एक तरह से हमें जिंदगी जीने का सलीका भी सिखाता है, चीजों को समझने जी। का तरीका भी सिखाता है, और चीजों को समझकर उस पर अमल करने का तरीका आता है। और थिएटर, जैसा कि अभी तनवीर साहब ने फरमाया, कि ये एक ग्रुप एक्टिविटी है, कंपोजिट कल्चर को पेश करने का तरीका है। तो यहाँ थिएटर जब हम करते हैं तो सिर्फ एक शख्सियत को नहीं, बल्कि एक अदाकार और एक किरदार, हम दो शख्सियतों को जानते हैं, और हमारा कोई एक्टर होता है तो हम कई शख्सियतों को जानते हैं। और फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो गलत फहमियां हमारे अंदर हैं, उसको हम दूर कर पाते हैं, उन चीजों से हम बाहर निकल पाते हैं, और सच का सामना करने की ताकत पैदा होती है, और हकीकत को समझने का मौका मिलता है। तनवीर साहब, आपको अर्ज कर दूं, और ख्वातीन हज़रात आपको अर्ज कर दूं, कि गालिब इंस्टीट्यूट का हम सब ड्रामा ग्रुप इस थिएटर की मुहिम को लेकर आगे बढ़ रहा है। हम यहाँ नुक्कड़ नाटक फेस्टिवल भी करवाते हैं। अभी पिछले दिनों गजल सराई का मुकाबला गालिब इंस्टीट्यूट ने ये किया, और उसमें नौजवानों को जो शामिल किया, स्कूल कॉलेज के बच्चे जो आए, और उन्होंने अपने टैलेंट का जो इजहार किया, अपना टैलेंट जो दिखाया, उसको हम लोगों ने इनाम से भी नवाजा। हम हर साल एक थिएटर फेस्टिवल करते हैं। हम हर साल जश्न गालिब के मौके पर आखिरी दिन एक ड्रामा पेश करते हैं। उसके अलावा हम ड्रामे पर, अभी पिछले दिनों बेगम आपदा मेमोरियल लेक्चर, एक थिएटर पर ड्रामे पर बहुत अच्छा लेक्चर पेश हुआ। और हमारी कोशिश ये भी है कि नौजवानों को लेकर, नए नए ग्रुप को लेकर, नए नए बच्चों को लेकर हम वर्कशॉप भी करें, उनके बीच हम जाएं, उनके बीच हम बात करें। और इसकी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम सब ड्रामा ग्रुप कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर इदरीस साहब यहाँ मौजूद है, गालिब इंस्टीट्यूट वाह। से, और गालिब इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, और आप इसमें पेश पेश रहते हैं। और आपकी हमेशा ये कोशिश रहती है कि किस तरह नए नए तौर पर, अलग अलग तरीके से और मुसलसल नौजवान जी। का बहुत खूब। कायम करें, थिएटर को हम आगे बढ़ाएं, ड्रामे को हम आगे बढ़ाएं, नई स्क्रिप्ट लेकर आए, नए लोगों को लेकर आए। और उन नए लोगों, हम्म। पुराने लोगों से हम, जैसे ये मुलाकात से है कि पुराने जो थिएटर करने वाले तनवीर अख्तर साहब जैसे लोग जो 40-45 वर्षों से थिएटर कर रहे हैं, उनके तजर्बात, उनके मुशाहिदात से हम इन नए बच्चों को, आज के बच्चों को वाकिफ करवाएं कि देखिए थिएटर कैसे होता है, थिएटर कैसे किया जाता है, और थिएटर करने के लिए कैसे खून जिगर सर्फ करना पड़ता है, ये खून जलाना पड़ता है, अपना वक्त ही नहीं देना पड़ता, बल्कि यो कहते हैं कि जो घर फूके आप जो घर पूरे चले। अपना सोच चले हमारे तो साथ। यहाँ थिएटर में जो है वो घर पर फूंक करके ही आगे बढ़ना होगा। और कई लोग ऐसे आपको मिलेंगे कि जिनको घर से घर बाहर भी कर दिया गया, निकाल भी दिया गया। और कई लोग ऐसे हैं कि जिनको रोजी रोटी का कोई ये नहीं है, तो बस थिएटर में रहे, और वहां जो आपको जहनी गजा, दिल की गजा, सही और बात। जो गजा आपको मिलती है, वो ज्यादा बेहतर गजा है। और वो ज्यादा बेहतर तौर पर आपको इंसान बनाती है, आपको आदमी बनाती है, आपको आदमी को समझने की, समाज को समझने की, मुल्क को समझने की ज्यादा मौके फराहम करते हैं। और तनवीर अख्तर साहब जैसे लोग यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी थिएटर को वक्फ कर दी है। आपने भी फरमाया कि परवेज भाई ने थिएटर को वक्फ किया है, और इनके एक छोटे भाई हैं, उन्होंने भी थिएटर, जावेद। जावेद। जावेद भाई ने थिएटर को वक्फ किया है, यानी पूरी फैमिली थिएटर को वक्फ किए हुए हैं। और मैंने देखा है तीनों के परफॉर्मेंस, और जावेद भाई जिस तरह के अदाकार हैं, परवेज भाई जिस तरह के डायरेक्टर हैं, और जिस तरह से चीजें ये हैं, तो ये जो थिएटर है, ये सब्र आजमा चीज है और मुसलसल करने की चीज है। जावेद भाई ने फरमाया कि अभी जल्दी में होते हैं हमारे नौजवान, हर चीज अभी चाहिए, तो थोड़ा जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साकी।
तो ये जो नौजवान है, सही है। थोड़ा सा ठहर करके अगर आप देखें कि आगे बढ़े, तो फिर ये कहते हैं कि तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। अ, हाँ, तो वो ये नहीं है, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तो ये कसर गुंबद जो है वो आपका ठिकाना नहीं है। तुझको जाना है बहुत ऊंचा हद परवाज से। तो ये थिएटर जो है आपको हद परवाज से बाहर ले जाती है, बहुत आगे ले जाती है। और इसमें हम सब ड्रामा ग्रुप, गालिब इंस्टीट्यूट, इदरीस साहब और हम लोग, हमारी पूरी टीम, रशंदा जलील साहबा, सदीक रहमान कदवई साहब जो सेक्रेटरी हैं गालिब इंस्टीट्यूट के, ये तमाम लोगों की कोशिश है कि किस तरह से हम थिएटर को आगे बढ़ाएं, नौजवानों को हम शामिल करें, और थिएटर, उर्दू ड्रामा किस तरह से आगे बढ़े। हमारी इस कोशिश में आज तनवीर अख्तर साहब ने हमारा ताउन किया, आपको एक आवाज दी और आपने लब्बैक कहा, और यकीनन हमारे सामीन और नाजरीन आपकी गुफ्तगू से मुस्तफीज हुए होंगे। और वो जो लोग थिएटर कर रहे होंगे वो मजीद थिएटर करेंगे, बेहतर थिएटर करेंगे, ग्रुप थिएटर करेंगे, पामानी थिएटर करेंगे, कंटेंट का थिएटर करेंगे। तो आपने हमारे नाजरीन, हमारे सामीन और हम सबको अपने ख्यालात से मुस्तफीज फरमाया। तनवीर साहब, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने तमाम उन बहुत नाजरीन बहुत शुक्रिया। हमारे सामने बराह रास्त हैं, और बहुत उन नाजरीन और सामीन का भी जो हमारे इस, ये जो आज की गुफ्तगू है ये रिकॉर्ड हुई है और ये यूट्यूब चैनल पर डाली जाएगी, और यूट्यूब पर भी जो लोग देखेंगे, मैं उनका भी पेशगी शुक्रिया अदा करता हूं। और आप तमाम लोगों ने हमारे साथ ताउन किया, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और बाज़ाब्ता शुक्रिया अदा करने के लिए मैं गालिब इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर इदरीस अहमद साहब से गुजारिश करता हूं कि बराए करम वो आप तशरीफ लाएं और बाज़ाब्ता शुक्रिया अदा करें, और आइंदा के लिए भी लायाबल तैयार बताएं। आइंदा इंशाल्लाह हर महीने की पहली तारीख को हम लोग मुलाकात एक फनकार से मिलते हैं, और अगली बार फिर एक नए फनकार के साथ हम पहली सितंबर को हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। मैं डॉक्टर इदरीस अहमद साहब से गुजारिश करता हूं कि बराए करम तशरीफ लाएं और शुक्रिया अदा करें। आदाब आदाब नाजरीन आदाब। और हमारे मेहमान, और ख़ास तौर से हमारे तनवीर अख्तर साहब जो आज के गेस्ट हैं, और मैं तमाम उसामा साहब, वसीम अख्तर साहब, रिजवान साहब, और मैं ख़ास तौर से डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद काजिम साहब का मशकूर ममनून हूँ कि ऐसी अजीम तरीन शख्सियत से कि जो थिएटर में इतना काम किया है उनसे मुलाकात कराई। बस हम लोग नाम सुनते थे तनवीर अख्तर साहब का, आज उनसे जो है बाकायदा रूबरू मुलाकात भी हो गई है। तो हम सब ड्रामा ग्रुप के बारे में और उसकी एक्टिविटीज के बारे में तो काजिम साहब ने पूरा आपको पूरा ब्रीफ दे दिया है। तो जी हमारी जी। एक्टिविटी अक्टूबर में हमारा एक ड्रामा फेस्टिवल होगा। ये 14, 15, 16, 17, 18 5 प्ले उसमें पेश किए जाएंगे मुख्तलिफ। और उसके अलावा एक स्ट्रीट प्ले है, और फिर उसके बाद बैन अल-अक़वामी सेमिनार के मौके पे एक कोई अच्छा कोशिश करते हैं हम लोग कि बहुत अच्छा प्ले कोई पेश किया जाए उसके अंदर। तो ये हम्म। हमारी एक्टिविटीज रहती हैं, और सबसे पसंदीदा जो प्रोग्राम है तो वो हमारा यही है इस वक्त, मुलाकात एक फनकार से। इसमें शख्सियत के बारे में भी पता चलता है, उसके फन के बारे में भी मालूमात होती है, और उसके अलावा कि थिएटर की दुनिया, थिएटर की दुनिया और उसके ताल्लुक से क्या क्या नशेब व फराज हैं उसके बारे में भी जो है इल्म से आगाही होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बहरहाल मैं सबसे एक मरतबा फिर माजरत खा हूँ, बहुत ताख़ीर से इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम मेरे फ़ोन में आ गई थी, मैं ज्वाइन नहीं कर पाया था और मैंने इस्तकबाल नहीं कर पाया। तो इंशाल्लाह ये अब 1 सितंबर को ये हमारा इसी वक्त 9 बजे जो है मुलाकात एक फनकार से, किसी नए फनकार के साथ मुलाकात होगी इंशाल्लाह। और मैं गालिब इंस्टीट्यूट की जानिब से, और हम डॉक्टर रक्षंदा जलील साहिबा जो हमारी चेयरपर्सन हम सब ड्रामा ग्रुप की, उनकी जानिब से, और तमाम सब कमेटीज़ की जानिब से, हमारे प्रोफेसर मोहम्मद काजिम साहब जो है तो हम सब ड्रामा ग्रुप की जो है उसके एक मेंबर है। तो ये सब रोहे रवा यही हैं इसके प्रोग्राम के भी, और जो हमारी जो दीगर एक्टिविटीज़ हम सब ड्रामा ग्रुप के ताल्लुक से होती हैं, तो आप भी उसको सबको देखते हैं। और बहरहाल उन्होंने मुझे ताख़ीर हो गई तो मैं पूरा तारुफ भी नहीं सुन सका तनवीर अख्तर साहब का। और इंशाल्लाह मैं जब ये यूट्यूब पर आएगा तो फिर मैं पूरे को इसको सुनूंगा इंशाल्लाह। और मैं मोहम्मद उसामा साहब जो है, मैंने ये देखा है कि हमेशा वो हमारे इस प्रोग्राम में शामिल रहते हैं। वसीम साहब भी, रिजवान साहब भी, और दीगर तमाम नाजरीन का मैं दिल की गहराइयों से मशकूर ममनून हूँ, बल्कि एहसानमंद हूँ कि आप हमारे इन प्रोग्रामों में अपना कीमती वक्त देते हैं, इनको कामयाब करते हैं। एक मरतबा फिर मैं तनवीर अख्तर साहब का और प्रोफेसर मोहम्मद काजिम साहब
हमारे जनाब मुश्ताक अहमद साहब को भी बहुत मशकूर ममनून हो कि ये आज का जो पूरा प्रोग्राम जो होता है इसी को ये मैनेज करते हैं। तो इसी के साथ इजाज़त। अब इंशाल्लाह 1 सितंबर को किसी नए फनकार के साथ मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया। आदाब आदाब। आदाब।